हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अरशद सर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल बेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे हम इसका पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम सीखेंगे कुछ इंट्रोडक्टरी बातें जेनेटिक्स के रिलेटेड, और हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो हमें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंट जगहों पे यूज होंगी, और इनके बगैर शायद ही हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिंपल सी बात है, जेनेटिक्स जो होता है ये सिंपली एक ब्रांच है साइंस का, जहां पे हम स्टडी करते हैं एक तो हेरिडिटी और एक वेरिएशन। समझे इस बात को? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट्स ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ which deals with study of heredity and variations, heredity and variation। तो अब आपके जहन में दो बातें जरूर आएगी कि सर ये हेरिडिटी क्या होता है और ये वेरिएशन क्या होता है। तो सिंपली ये जो हेरिडिटी है, ध्यान से समझिए, आपने देखा होगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे, कुछ ट्रेट्स ट्रांसफर होते। ये तो यूजुअल सी बात है, कॉमन सी बात है। हर जगह आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, हम बोलते हैं कि भाई इसका जो कान है ये इसके पापा से मिलता है या इसकी मम्मी से मिलता है, या डिफरेंट कैरेक्टर्स या डिफरेंट ट्रेट्स इसके मम्मी पापा से मिलते जुलते हैं। वो क्या होता है, दरअसल जो ट्रांसफर हुए होते हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, उस चीज को हम बोलते हैं हेरिडिटी। और किस प्रोसेस से होता है ये काम, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। समझना इस बात को। जो हेरिडिटी होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, by the process of inheritance। तो यहां पे हमने क्या सीखा? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। किस प्रोसेस के जरिए? उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इनहेरिटेंस। अब बात आती है दूसरे टर्म की यहां पे, दैट इज वेरिएशन। देखिए भाई, सिंपल तरीके में आपको समझाऊंगा। ये मान के चलिए ये फादर है और ये है मदर, ये फादर है, ये मदर। इनसे ऑफस्प्रिंग, इनका बेटा या इनकी बेटी पैदा हुई। मान के चलिए ये इसका एक बेटा चिंटू, और ये मान लेते हैं ये इसका दूसरा बेटा पिंटू। जब आप इस चिंटू और पिंटू को देखोगे, जो दो बच्चे हैं इन दो पेरेंट्स के, अगर आप इनको गौर से देखोगे, नॉर्मल लाइफ में आपने देखा होगा, एक्सेप्ट द मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये जो दो ऑफस्प्रिंग्स हैं ये आपस में डिफरेंट होगी। मतलब ये कंप्लीटली 100% सिमिलर होगा, नो डाउट इनमें कुछ सिमिलैरिटी होगी, बट दे आर नॉट एग्जैक्ट सिमिलर। 100% सिमिलैरिटी इनमें नहीं होगी। दैट मीन्स देयर इज अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट। एंड अगेन वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, ये दो बच्चे जो होंगे ये अपने पेरेंट से भी डिफरेंट होंगे, ये अपने पेरेंट से भी डिफरेंट होंगे, ये अपने पेरेंट से 100% रिजेंबल नहीं करेंगे। बात को समझे? तो इसी चीज को, किस चीज को सर? जो यहां पे दो बच्चों के बीच में बिटवीन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट जो डिफरेंस यहां पे दिख रही है, और द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स, this amount of difference, this degree of difference is nothing but variation। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर ये जो वेरिएशन है, इट इज अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, शाबाश, बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, या मैं बोलूंगा बिटवीन offsprings of the same parent, offsprings of same parent।
इस चीज को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। सिंपली ये ब्रांच है साइंस का जहां पे हम स्टडी करते हैं दो चीजों का, हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स by the process of inheritance, and variation is nothing, it is the amount of difference, degree of difference between the parents and the offsprings, or between the offsprings of the same parent, right? और अगर हम इस टर्म जेनेटिक्स को देखेंगे, it was coined by W. Bateson, एक नामी एक साइंटिस्ट था जिसने ये टर्म कॉइन की जेनेटिक्स की। और आपको पता ही होगा, वेल नोन पर्सन इन जेनेटिक्स, दैट इज जिगोर जोहान मेंडल, इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हमारे पास है G.J. मेंडल, जिगोर जोहान मेंडल, इसको हम मानते हैं फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स, फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। इन दो बंदों को याद रखिएगा। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टर्म जेनेटिक्स के बारे में, क्या होता है जेनेटिक्स, डेफिनेशन वगैरह। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इस चैप्टर के अंदर। जैसे सबसे पहले हमारे पास है जीन। सर जीन क्या होता है? आपको डीएनए तो पता ही होगा। अगर हम यहां पे कंसीडर करेंगे, लेट्स सपोज दिस इज डीएनए, इस डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, जिसके ऊपर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी एक प्रोटीन बनाने का, एक एंजाइम बनाने का, उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए, उसी को हम बोलते हैं जीन। बात को समझिए, मैं यहां पे बोलूंगा इस डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, इसको हम जीन बोल सकते हैं। कब? जब इसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का। दैट मीन्स ये जो जीन है ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और ये प्रोटीन बनाएगा, और यही प्रोटीन आगे जाके एंजाइम बनाएगा, और ये पर्टिकुलर एंजाइम जो है ये हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिएक्शन को कराएगा। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर एंजाइम इट कंट्रोल्स पर्टिकुलर reaction, it controls particular reaction inside सेल या बॉडी। बात को समझिए। क्या हमने बोला जीन क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है, टुकड़ा होता है जीन डीएनए का, जिसके ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाने का, जो प्रोटीन बाद में जाके क्या करेगा, एंजाइम बनाएगा, और जो एंजाइम है ये पर्टिकुलर रिएक्शन कराएगा सेल के अंदर। सही बात है ना? अब देखिए, अगर आप इस जीन को देखते हो तो आप बोलोगे सर जो केमिकल नेचर इस डीएनए का होगा और जो जीन का होगा वो तो सेम होगा। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हम बोल सकते हैं यहां पर जीन एंड डीएनए आर केमिकली सेम। तो यहां पे अगर मैं इस जीन की डेफिनेशन को लिखूंगा तो सिंपल भाषा में लिखूंगा, क्या बोलूंगा भाई? इट इज शाबाश सेगमेंट ऑफ डीएनए, which possess complete information for synthesis of polypeptide, और यही जो जीन होता है, ध्यान से समझना, हमने बोला कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। वो कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होंगे? हवा में ट्रांसफर होंगे? नहीं, जीन के जरिए ही ट्रांसफर होंगे, जीन ट्रांसफर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोलेंगे यहां पे जीन जो होता है यही होता है बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और याद रखिएगा, जो मेंडल था जिसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, जिसकी वजह से हम क्लासिकल जेनेटिक्स को मानते हैं, नाम भी हम इसके नाम से जानते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स।
तो ये जो मेंडल साहब है, इन्होंने इस टर्म का यूज नहीं किया अपनी रिसर्च के अंदर। इन्होंने जो टर्म यूज की दैट वाज फैक्टर। तो इस पॉइंट को हम नोट डाउन करेंगे। तो मैं बोलूंगा यहां पे मेंडल यूज्ड द टर्म फैक्टर, या उसने टर्म यूज की एलिमेंट, लेकिन भाई साहब उसने शाबाश जीन का इस्तेमाल नहीं किया अपने रिसर्च के अंदर, अपने काम के अंदर। तो ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है जोहानसन, जिसने इस टर्म का यूज किया, जीन टर्म का यूज किया, coined the term gene. It was Johansson who coined the term gene. तो जीन कुछ नहीं होता है, एक डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जिसके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और जो एंजाइम, जो प्रोटीन आगे जाके एंजाइम बनेगा और हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन उसको कंट्रोल करेगा। और इसी जब ये रिएक्शन कंट्रोल होगी, जब ये रिएक्शन होगी तो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप दिखेगा। आगे जाके देखते हैं इन सब चीजों को। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में समझते हैं। सिंपल भाषा में हम क्रोमोसोम के बारे में समझते हैं। ध्यान से समझिए। मैं एक नोट पॉइंट यहां पे लिखूंगा और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। नोट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए। हमें पता है in human diploid cell, in a human diploid cell जो लेंथ ऑफ डीएनए होती है, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू 2.2 मीटर। जो ह्यूमन सेल होती है इसके अंदर जो डीएनए होता है, अगर हम इसकी लेंथ चेक करेंगे दैट इज अबाउट 2.2 मीटर लॉन्ग। और इसी 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को कहां पे रहना होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। और यही डीएनए प्रेजेंट होता है इनसाइड न्यूक्लियस। लेकिन यहां पे मसला यह है, अगर आप न्यूक्लियस का साइज देखोगे दैट इज अराउंड 10⁻⁻⁶ मीटर, जो कि बहुत छोटा है। अगर आप इस न्यूक्लियस का साइज देखोगे इट इज अराउंड 10⁻⁻⁶ मीटर अप्रोक्सीमेटली। अब आप यहां पे देखिए 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए और इतना छोटा सा न्यूक्लियस कैसे अकोमोडेट हो पाएगा? द आंसर इज इट इज बिकॉज ऑफ डीएनए पैकेजिंग। डीएनए लीनियर फॉर्म में नहीं रहता है, ये पैक होता है, ये कंडेंस होता है। बात को समझिए। तो यहां पे हम समझेंगे हाउ डीएनए इज पैक्ड इनसाइड स्मॉल साइज्ड न्यूक्लियस। तो इसका सिंपल सा आंसर है बाय डीएनए पैकेजिंग। बाय डीएनए पैकेजिंग या कंडेंसेशन, डीएनए की कंडेंसेशन हो जाती है। तो ये जो डीएनए कंडेंसेशन टॉपिक है हमारे पास, ये हम अगले चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में सीखेंगे। वहां पे डिफरेंटली चैप्टर हमारे पास है। लेकिन यहां पे मैं आपको समझाऊंगा, ये हमारे पास मान के चलिए रफली मैं आपको आइडिया दूंगा, ये हमारे पास 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। दिस इज 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए विच इज प्रेजेंट। अब इसको हमें कहां पे पैक करना है, इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि बहुत छोटा है। लेकिन इसके लिए यहां पे इस डीएनए की कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन पूरा डिटेल में हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और फाइनली आफ्टर द फाइनल स्टेज ऑफ द कंडेंसेशन हमारे को क्रोमोसोम मिलेगा, और ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है। अब ये क्रोमोसोम होता क्या है? अब ये क्रोमोसोम होता क्या है भाई? ये क्रोमोसोम कुछ भी नहीं है, ये कंडेंस्ड डीएनए है। और इसके साथ में कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो फाइनली आप देखेंगे जो क्रोमोसोम होता है सेल के अंदर, वो कुछ नहीं होता, पैक्ड डीएनए होता है, पैक्ड फॉर्म में डीएनए होता है, ताकि ये अकोमोडेट हो जाए छोटे से न्यूक्लियस के अंदर।
तो अब यहां से आप ये बात याद रखेंगे, क्रोमोसोम इन जनरल इन नटशेल कुछ भी नहीं होता है, इट इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। सही बात है ना? अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे जाके हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है जीन लोकस, नेक्स्ट टर्म जीन लोकस। सिंपल भाषा में जीन लोकस क्या होता है, अब हमें बात समझ में आ गई कि भाई ये जो क्रोमोसोम है ये कुछ भी नहीं होता है, ये पैक डीएनए होता है। लेकिन अभी मैंने आपको समझाया, यू कैन चेक इट, अभी मैंने आपको समझाया यहां पे कि भाई ये जो डीएनए होता है इसी का एक पर्टिकुलर टुकड़ा जीन कहलाता है, जिसके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। तो इसका मतलब क्या है, डीएनए के ऊपर जीन है, लेकिन जो खुद डीएनए है वो किस सूरत में, अब क्रोमोसोम की सूरत में। तो अब ये जीन कहां पे होगा सर, क्रोमोसोम के ऊपर। अब जिस जगह पे ये जीन होगा ऑन द क्रोमोसोम, उस पोजीशन को, उस जगह को बोलते हैं जीन लोकस। समझ में आ रही बात? तो मैं बोल सकता हूं जीन लोकस क्या होता है, इट इज द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन क्रोमोसोम। जैसे हमारे पास ये क्रोमोसोम है और मैं मान के चलूंगा इस जगह पर, कहीं ना कहीं इस जगह पर ये जीन कोई है, जीन ए, लेट अस से एग्जांपल। अब इस जीन ए ने एक पर्टिकुलर पोजीशन तो लिए होगी इस क्रोमोसोम के ऊपर, इसी को हम बोलते हैं जीन लोकस। दैट मीन्स दिस इज लोकस ऑफ जीन ए, जीन का एड्रेस ऑन द क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड जीन लोकस। सिंपल बात। नाउ नेक्स्ट टर्म इज होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम समझिए भाई, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है। मैं मान के चलूंगा ये मेरे पास क्रोमोसोम एक है, लेट सपोज ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है। अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा एक ह्यूमन सेल की, सबको पता है ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन 46 क्रोमोसोम किस सूरत में होते हैं, 23 पेयर्स, जोड़े में होते हैं। हर एक जोड़ा, मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम 1, ह्यूमन सेल की मैं बात कर रहा हूं, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1 अकेला नहीं है, ये जोड़े में है, ये पेयर में है। इसका एक क्रोमोसोम फादर से आया है बच्चे में, और दूसरा क्रोमोसोम मदर से आया है। एक पैटर्नल होता है, एक मैटरनल होता है, और एक जोड़ा बनता है। इन द सेम मैनर, इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर 2 जो ह्यूमंस में है, वो सिंगलेट में नहीं है, वो जोड़े में है। सर उसका एक क्रोमोसोम फादर से आया, एक मदर से आया। इसी तरीके से 23 क्रोमोसोम्स की कहानी ऐसी ही चलती है। हर एक 23 क्रोमोसोम, हर एक पेयर में एक आया होता है फादर से, एक आया होता है मदर से। दैट मीन्स होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसका 1 क्रोमोसोम आया होता है पैटर्नल, मतलब फादर से आया होता है, और सेकंड क्रोमोसोम इसका होता है मैटरनल, मतलब मदर से आया होता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनिए। ये मान के मैं चलूंगा ये हमारे पास एक होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम्स का। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम का, और इसको मैं बोलूंगा दिस इज होमोलॉगस क्रोमोसोम। ध्यान से समझना, दिस इज होमोलॉगस क्रोमोसोम। सही बात है ना? होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या होता है, इसका सेंट्रोमियर पोजीशन, इसका सेंट्रोमियर पोजीशन सेम होता है। दैट मीन्स जिस पोजीशन पर एक का सेंट्रोमियर आप देखोगे दूसरे का वही होता है, सेम पोजीशन पे सेंट्रोमियर्स होते हैं। और इतना ही नहीं, इनमें सेम लेंथ होती है, ये सेम लेंथ के होते हैं, बात को समझो, इनकी लेंथ भी सेम होती है, लेंथ डिफरेंट नहीं होती है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जीन लोकस होता है, मिसाल के तौर पर यह है जीन लोकस, यहां पे मैं बोलूंगा यहां पे है जीन 1, और दूसरे होमोलॉग जो इसका होमोलॉगस पेयर है, इसका जो दूसरा क्रोमोसोम है, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग लोकस है ये वाला, भाई मेरे यहां पर भी हमेशा 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 याद रखना यही क्रोमोसोम होगा।
दैट मीन्स सॉरी यही जीन होगा, दैट मीन्स यही जीन 1 यहां पर भी होगा, दैट मीन्स सेम जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग लोकई, सेम जीन्स या अलील्स, अभी हम समझेंगे अलील क्या होता है, आर प्रेजेंट ऑन कॉरस्पॉन्डिंग जीन लोकई। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है सर? पेयर होता है, जोड़ा होता है, जहां जिसमें एक आया होता है फादर से बच्चे के अंदर और दूसरा आया होता है मदर से, पैटर्नल और मैटरनल। इनकी लेंथ, इनका सेंट्रोमियर पोजीशन, इनका जीन का पोजीशन, जिस लोकस पे मिसाल के तौर पर इस क्रोमोसोम पे जीन, इस लोकस पे जीन 1 है, इन द सेम मैनर यही जीन इस कॉरस्पॉन्डिंग लोकस के अपोजिट क्रोमोसोम पर होगा, सेम जीन, डिफरेंट जीन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जीन 1 है, यहाँ पे कोई और जीन होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही बात है ना? तो इस चीज को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टर। Character is nothing, it is the simply we can say it is a feature of a gene, sorry it is a feature of an organism, organism का feature, it is character, simple बात, it is feature of organism, it is feature of organism। जैसे मैं आपको बोलूंगा, मेरे पास एग्जाम्पल है स्टेम हाइट, मैं समझाऊंगा इस बात को, स्टेम हाइट। दूसरा मैं बोलूंगा, दूसरा एग्जांपल फ्लावर कलर। देखिए, जब मैं देखूंगा एक इंसान की हाइट या एक प्लांट की हाइट या स्टेम की हाइट, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो छोटा है, वो बड़ा है, वो मीडियम है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं हाइट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं हाइट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कलर। बात समझ में आ रही है ना? इस चीज को हम बोलते हैं कैरेक्टर। इट इज द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सिंपल। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म में, जिसे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, हमारे पास ट्रेट है। ट्रेट क्या होता है? इट इज इनहेरिटेड, इट इज इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ ए जीन, इट इज इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ ए जीन। मिसाल, यहां पे हमने बोला स्टेम हाइट, स्टेम हाइट बोलना, लेकिन ये नहीं बोलना टॉल है, डवार्फ है, छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, हमने बोला हाइट। हाइट इज ए कैरेक्टर। अब ये हाइट टॉल है, अब ये हाइट डवार्फ है कि क्या है? ये टॉल होना, ये डवार्फ होना, इट इज द ट्रेट, इट इज द ट्रेट, इट इज द ट्रेट। अब ये जो हाइट है, यही एग्जांपल हम यहां पे लेंगे। क्या ये हाइट टॉल है? क्या ये हाइट डवार्फ है? ये कहलाएगी इसकी ट्रेट्स। इन द सेम मैनर फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर बोलना, फ्लावर कलर बोलना, इट इज अ कैरेक्टर, इट इज अ कैरेक्टर। और फ्लावर का कलर क्या पिंक होगा, क्या रेड होगा, क्या व्हाइट होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर पर्टिकुलर कलर होना, पर्टिकुलर कलर, रेड, व्हाइट, पिंक, वायलेट, कुछ भी, दैट इज द ट्रेट, दैट इज द ट्रेट जो इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम पेरेंट ऑफ स्प्रिंग। इस बात को समझो। नाउ वी विल डिस्कस अलील। सर ये अलील क्या होता है? अलील इज ऑल्टरनेटिव, अलील इज ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, और यू कैन से इट इज द मॉडिफाइड, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जीन। आइए समझते हैं इस बात को। जैसे मेरे पास एक जीन है, लेट्स सपोज मेरे पास एक स्टेम हाइट जीन है, स्टेम हाइट जीन मतलब ऐसा जीन जो स्टेम की हाइट को कंट्रोल करता है, एक ऐसा जीन जो स्टेम की हाइट को कंट्रोल करता है। और इसमें हमारे को दो अलील्स मिलेंगे, दो अलील्स मिलेंगे, एक है कैपिटल टी, दूसरा है स्मॉल टी। जो कैपिटल टी है ये टॉलनेस के लिए है, टॉलनेस, और जो स्मॉल टी है इसका अपोजिट ट्रेट जाहिर करेगा, ड्वार्फनेस।
ये जो दो अलील्स हैं सेम जीन के, ये दो मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं सेम जीन के, ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं लेकिन सेम जीन के, इसी चीज को हम बोलते हैं अलील। और अलील को आप बोल सकते हो अलीलोमॉर्फ भी, अलीलोमॉर्फ भी। सिंपल भाषा में एक जीन के मॉडिफाइड फॉर्म्स, उसको हम बोलते हैं अलील। और जनरली याद रखिएगा, जनरली क्या होता है, जनरली एक जीन के पास, ए जीन पोजेस टू अलील्स, ये ज्यादातर देखा गया, एक जीन के दो अलील्स होते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? नहीं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में, ह्यूमन ब्लड ग्रुप को जो जीन कंट्रोल करता है उसके 3 अलील्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बोलूंगा यहां पे, जीन विच कंट्रोल्स ब्लड ग्रुप, किनमें? इन ह्यूमंस। जीन विच कंट्रोल ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, दैट इज आई जीन, दैट इज आई जीन। इसके होते हैं 3 अलील्स। दैट मीन्स, मेरे बोलने का मतलब यह है कि हमेशा एक जीन के पास सिर्फ 2 ही अलील नहीं होंगे, 2 ही मॉडिफाइड फॉर्म्स नहीं होंगे, 2 से ज्यादा होंगे। जैसे हमारे पास आई जीन है जो कंट्रोल करता है ह्यूमंस के अंदर ब्लड ग्रुप, इसमें 3 अलील्स होते हैं, आई ए, आई बी, आई ओ, ये 3 अलील्स होते हैं। इसको मल्टीपल अलीलिज्म भी बोलते हैं, ये आगे जाके हम देखेंगे। सही बात है ना? तो ये था अलील के बारे में, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ए जीन। नाउ वी हैव होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस, या जिसको आप बोलते हो प्योर कंडीशन, प्योर। और इसी के अपोजिट में हमारे पास हेटेरोजाइगस है, जिसको आप बोलते हैं इम्प्योर। आइए समझते हैं पहले होमोजाइगस को, और होमोजाइगस से आपको खुद ब खुद फिर बाद में पता चलेगा हेटेरोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस, मैंने अभी बोला कि एक जीन में जनरली होते हैं 2 अलील्स। समझिए इस बात को, एक जीन में, हमेशा याद रखने, एक जीन में नॉर्मली होते हैं, जनरली होते हैं 2 अलील्स। और वो 2 अलील्स कहां पे होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग जीन लोके पे होंगे ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। अभी बोला था जब होमोलॉगस क्रोमोसोम समझाया था कि होमोलॉगस क्रोमोसोम में जिस साइट पे जो जीन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइट पे वही जीन होगा या वही अलील होगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, मेरे पास ये है होमोलॉगस क्रोमोसोम, लेट्स सपोज दिस इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, और इस होमोलॉगस क्रोमोसोम पे मैं मान के चलूंगा यहां पे है कैपिटल टी। अभी मैंने समझा ये कैपिटल टी क्या है, प्रीवियस स्लाइड पे आप ध्यान से देखिए, सीटम हाइट जीन की मैंने एग्जांपल ली थी, इसमें मैंने बोला था 2 एलील्स होते कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहां पे मैंने बोला अगर इस जीन लोकस पे, होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात हो रही है, अगर यहां पे जीन लोकस पे कैपिटल टी है, याद रखिएगा होमोजाइगस कंडीशन में यहां पर भी कैपिटल टी होगा। दैट मीन्स इस वाले केस में कैपिटल टी कंडीशन होगी जब दोनों अलील्स ऑफ ए सेम जीन ऑन ए होमोलॉगस क्रोमोसोम सिमिलर होंगे, उस वाली कंडीशन को बोलेंगे हम होमोजाइगस कंडीशन। सर या तो ऐसे भी हो सकता है, ये हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम है, दिस इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, और मैं मान के चलूंगा इस वाली साइट पर यहां पर स्मॉल टी है, तो डेफिनेटली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइट पर यहां पर भी स्मॉल टी ही होगा। ये वाली कंडीशन स्मॉल टी, इस वाली कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन या प्योर कंडीशन, जब दोनों अलील्स ऑफ ए जीन सेम होंगे, सिमिलर। अब इसी का उल्टा आप देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसी का उल्टा क्या सर? होमोलॉगस पेयर पे, होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर, अगर होमोलॉगस पेयर में अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल टी है, ध्यान से समझना, अगर यहां पर कैपिटल टी है तो डेफिनेटली, ध्यान से समझना, डेफिनेटली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लोकस पर दूसरे क्रोमोसोम जो इसका होमोलॉगस है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लोकस पर
सिटम हाइट जीन ही होगा, जीन डिफरेंट नहीं होगा, सिटम हाइट जीन ही होगा, लेकिन ये वाला अलील नहीं होगा, दूसरा अलील होगा इसका, दैट मीन्स स्मॉल टी, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज द हेटेरोजाइगस कंडीशन। और याद रखिएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में आप देख सकते हो, अगर हम इसका फिनोटाइप देखेंगे, अगर मैं इस वाली कंडीशन का फिनोटाइप देखूंगा तो वो टॉल ही आएगा, वो ड्वार्फ नहीं आएगा। बात को समझो, क्यों? यहां पे एक डोमिनेंट रहता है, एक रिसेसिव रहता है। इसी बात को हम आगे ले जाएंगे, डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील। अगर मेरे पास ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, अगेन मैं इसी की बात करता हूं, ये मेरे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम है, मैंने क्या बोला, मेरे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहां पे इस लोकस पर कैपिटल टी है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लोकस पर जीन तो यही होगा, जीन चेंज नहीं होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, अलील दूसरा होगा इसी जीन का, स्मॉल टी, सही बात है ना। अब ये वाली कंडीशन यहां पे आप देख सकते हो, जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये वाली कंडीशन, जब मैं इसका फिनोटाइप देखता हूं तो वो टॉल आता है। यहां पे वो अलील भी था जो टॉलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल था, और यहां पे वो अलील भी था जो ड्वार्फनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल था, लेकिन अपने आप को जाहिर किसने किया? एक ही ने, दैट इज डोमिनेंट अलील। इस चीज को हम बोलते हैं डोमिनेंस, दिस इज डोमिनेंट अलील, दिस इज डोमिनेंट अलील। अब अगर इसके बजाय ये वाली कंडीशन भी हुई, कैपिटल टी, यहां पे तो पता ही है ये तो खुद से ही टॉल होगा, सही बात है ना, यहां पे तो दोनों डोमिनेंट, टॉल ही फिनोटाइप दिखेगा। अब इसी का मैं देखूंगा रिसेसिव अलील। अब आप यहां पे देख सकते हो, इस जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन थी, जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन थी, इस हेटेरोजाइगस के अंदर एक ही अलील ने अपने आप को जाहिर किया, वो था डोमिनेंट, और जो दूसरा जिसका एक्सप्रेशन जाहिर नहीं हुआ, नॉट एक्सप्रेसिड, नॉट एक्सप्रेसिड, इसको हम बोलते हैं रिसेसिव अलील, इसको हम बोलते हैं रिसेसिव अलील which is not expressed in presence of another that is dominant allele, this allele is called as recessive allele, जो अपने आप को जाहिर नहीं कर पाएगा, किसकी प्रेजेंस में? डोमिनेंट अलील की प्रेजेंस में, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव अलील। अगर ये वाली कंडीशन हुई स्मॉल टी, इस टाइम पे तो ड्वार्फ ही होगा, दैट मीन्स जब ये कंडीशन थी ये टॉल था, जब ये कंडीशन थी ये ड्वार्फ ही आएगा। सर क्यों ड्वार्फ है? अरे भाई यहाँ पे दोनों रिसेसिव अलील्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स रिसेसिव अलील को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? द अलील व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, द अलील व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, अपने आप को जाहिर किया, ड्वार्फनेस दिखाई, ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन 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 डोमिनेंट अलील इज द वन व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन बोथ द कंडीशंस। कौन कौन? हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी, होमोजाइगस कंडीशन में भी। क्या यहां तक बात क्लियर है? हर एक बात को बारीकी से समझना, हर एक बात को, ऐसा नहीं है आप नीट में जाएंगे और हर एक अपनी एनसीईआरटी की लाइन को याद करके जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हर एक लाइन को समझ कर जाना, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। हाँ, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया और उसके बाद आपको वो लाइन भी याद रहती है एनसीईआरटी की, दैट इज बल्ले बल्ले। नाउ नेक्स्ट टर्म इज वाइल्ड अलील। वाइल्ड अलील क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा सिंपल भाषा में। अगर हम एक पॉपुलेशन की बात करेंगे, इनिशियली जब ओरिजिन हुआ उस पॉपुलेशन का, उसके अंदर उस टाइम पे जो अलील होगा, जो जीन होगा, ओबियस सी बात है वही डोमिनेंट होगा। जब वो पॉपुलेशन बनी, वजूद में आई, ओबियस सी बात है वही क्या होगी, वही जीन उसके अंदर डोमिनेंट होगा और वही जीन उस पूरे पॉपुलेशन में स्प्रेड होगा। जो जीन पॉपुलेशन के अंदर ओरिजिनली प्रेजेंट था, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर ओरिजिनली प्रेजेंट था और डोमिनेंट था और वाइड स्प्रेड था, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड अलील। समझना इस बात को सिंपल भाषा में। अलील which was present originally in a population
and is dominant and widespread, इसको हम बोलते हैं, शाबाश, जो जीन या जो अलील ओरिजिनली पॉपुलेशन के अंदर था, डोमिनेंट भी था, ऑब्वियस सी बात है, पहले से था, डोमिनेंट भी था उस टाइम, वाइड स्प्रेड भी था, पूरा फैलाव था उसका, तो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड एलील। अब आहिस्ता आहिस्ता इस जीन के अंदर, इस पर्टिकुलर जीन के अंदर, इस पॉपुलेशन के अंदर जो पर्टिकुलर जीन था, ओरिजिनली प्रेजेंट था पॉपुलेशन में, डोमिनेंट था, वाइड स्प्रेड था, जिसको हमने बोला वाइल्ड एलील। अब आहिस्ता आहिस्ता म्यूटेशन आ गई इस जीन के अंदर, म्यूटेशन आ गई इस एलील के अंदर, ये रिसेसिव बन गया। क्या बन गया? रिसेसिव बन गया। उसको हम बोलते हैं म्यूटेंट एलील, इसको हम बोलते हैं म्यूटेंट एलील। might have formed through mutation of wild allele। और याद रखिए, ये जो वाइल्ड एलील होता है ये रिसेसिव होता है, ये डोमिनेंट नहीं होगा, इसी को हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील। बात समझ में आ रही? नाउ नेक्स्ट, फिनोटाइप। फिनोटाइप आपको ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिख रहा है, इसकी हाइट कैसी है, लंबा है, छोटा है, मीडियम है, इसका कलर कैसा है, इसका अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, कुछ भी फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, दैट इज कॉल्ड द फिनोटाइप। सो दिस इज नथिंग, दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सर ये जो फिजिकल अपीयरेंस है जिसको हमने फिनोटाइप नाम दिया, कि कैसे बनता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो याद रखना भाई साहब, ये बनता है जीन की वजह से, जीनोटाइप की वजह से। आंखों का कलर, आई कलर, एक पर्टिकुलर आई कलर, अगर आप देखेंगे पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में एक ही आई कलर तो नहीं है, बहुत ज्यादा आई कलर्स है। इस आई कलर को बनाने वाला जीन, आई कलर जीन, बात समझ में आ रही? वो आई कलर जीन किस तरीके का है, किस तरीके का प्रोटीन बनाएगा, उसी तरीके की एंजाइम बनेगी और उसी तरीके की रिएक्शन होगी और उसी तरीके का आई का कलर बनेगा। जीन एक्सप्रेशन जिसको हमने बोला था, जब जीन एक्सप्रेस करेगा और वो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप देगा ऑर्गेनिज्म को, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं यहां से, सर जो फिनोटाइप है ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप पर, उसका जीनोटाइप कैसा है, डिपेंड्स ऑन, it depends on genotype of an organism, it depends on genotype of an organism। जीनोटाइप कैसा है, जेनेटिक मेकअप कैसा है ऑर्गेनिज्म का, ऑब्वियस ही बात है, जैसा जीनोटाइप वैसा फिनोटाइप। और ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी, याद रखिएगा। फिनोटाइप कैसा है जीनोटाइप पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा। नाउ वी हैव अनदर टर्म, जीनोटाइप, ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्या जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप इज नथिंग, इट इज द जेनेटिक मेकअप, इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर आप यहां पे देखोगे, अगर मैं फिनोटाइप की बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा ऑर्गेनिज्म टॉल है, ऑर्गेनिज्म डवार्फ है, ये मुझे बाहर से दिख रहा है तो फिनोटाइप बोल दिया, एक्सटर्नल अपीयरेंस। लेकिन इस एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए अगर आप यहां पे फिनोटाइप टॉल देख रहे हो, इसके लिए जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल टी, इसके लिए जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज द जीनोटाइप, दिस इज द जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप कैसा है, और इसी से आएगा फिनोटाइप, और इसी से आएगा फिनोटाइप। फिनोटाइप कैन बी, शाबाश, इट इज हेयर टॉल। और अगेन हमारे पास जीनोटाइप हो सकता है स्मॉल टी, दिस इज द जीनोटाइप, दिस इज द जीनोटाइप। और इसी जीनोटाइप से, जेनेटिक मेकअप से जाहिर होगा फिनोटाइप, फिनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होगा, इस वाली कंडीशन में फिनोटाइप होगा डवार्फ, प्लांट आपको छोटा दिखेगा, क्योंकि इसका जीन ही, जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है, स्मॉल टी है। नाउ वी विल डिस्कस
one more term, the last term, that is hybrid vigor, or you call it heterosis. Hybrid vigor, or you call it heterosis. Sir, what is hybrid vigor? ध्यान से देखिए, मैं यहां पे एक एग्जांपल लूंगा. मिसाल के तौर पर मेरे पास एक प्लांट है. लेट्स सपोज दिस इज प्लांट 1. दिस इज, आई डोंट नो दिस इज रियल और क्या है. लेट्स से दिस इज हाइपोथेटिकल एग्जांपल, प्लांट 1 और प्लांट 2. तो मान के चलिए ये कॉटन प्लांट की बात हो रही है. कॉटन प्लांट 1, कॉटन प्लांट 2. ध्यान से समझना इस बात को, सिंपल है. कॉटन प्लांट 1 में क्या मैं मान के चलूंगा, मैं बोलूंगा यहां पे लॉन्ग थ्रेड है. जो इस कॉटन प्लांट 1 से हमें कॉटन मिल रहा है, थ्रेड मिल रहा है, वो लॉन्ग है, लेकिन नॉन ड्यूरेबल है. लेकिन नॉन ड्यूरेबल है, ये इसका फिनोटाइप. और प्लांट 2 में क्या है, प्लांट 2 में शॉर्ट थ्रेड है. जो यहां से धागा बन रहा है वो शॉर्ट है, प्लस लेकिन खूबी दूसरी इसमें है, इट इज ड्यूरेबल. इट इज व्हाट? ड्यूरेबल. अब मैं क्या काम करूंगा, अगर मैं इसका जीनोटाइप देखूंगा, ध्यान से समझना. मैं बोलूंगा लॉन्ग थ्रेड के लिए कैपिटल एल, कैपिटल एल. मिसाल के तौर पर लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस. और नॉन ड्यूरेबल के लिए मैं लिखूंगा स्मॉल एन, स्मॉल एन. लेट्स सपोज दिस इज द जीनोटाइप, एंड इस प्लांट 2 का जीनोटाइप क्या होगा, इस लिहाज से स्मॉल एल होगा और कैपिटल एन होगा. ड्यूरेबल के लिए कैपिटल एन, नॉन ड्यूरेबल के लिए स्मॉल एन, लॉन्ग थ्रेड के लिए कैपिटल एन, कैपिटल एल, और शॉर्ट थ्रेड के लिए स्मॉल एन. अब जब हम इस दो प्लांट्स को क्रॉस करते हैं, ध्यान से समझे, इन दो प्लांट्स को हम क्रॉस जब करते हैं, जो हमें प्लांट मिलेगा ऑब्वियसली ये हाइब्रिड होगा. क्या होगा? हाइब्रिड होगा. हाइब्रिड होगा मतलब यहां पे जो प्लांट बनेगा इसमें होगा लॉन्ग थ्रेड प्लस ड्यूरेबल. आप देखो दोनों अच्छे फीचर्स इसमें आ गए. कैसे? कैपिटल एल, स्मॉल एल, स्मॉल एल, कैपिटल एन, स्मॉल एन. ये वाला जीनोटाइप इसमें बनेगा जब ये दोनों पेरेंट्स क्रॉस करेंगे आपस में. आगे जाके इस चैप्टर में हम क्रॉस वगैरह सीखेंगे, गेमीट कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह, वो हम देखेंगे. लेकिन इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा, जब दो पेरेंट्स को क्रॉस किया जाता है, इनमें दो कैरेक्टर्स मिक्स होंगे. आप देखिए यहां पे ये लॉन्ग थ्रेड नॉन ड्यूरेबल था, एक अच्छा कैरेक्टर था, एक बकवास कैरेक्टर था. इसमें भी एक बकवास कैरेक्टर, एक अच्छा कैरेक्टर. जब हमने इनको मिलाया, यहां पे कैपिटल एल, स्मॉल एल. आप देखो डोमिनेंट कौन रहेगा? डोमिनेंट तो ये वाला रहेगा ना, कैपिटल एल. डोमिनेंट जीन को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं. सिंपल. अब आप देखते हो यहां पे कैपिटल एल, स्मॉल एल चलेगी किसकी? डोमिनेंट की. डोमिनेंट कौन है? कैपिटल एल. कैपिटल एल क्या है? लॉन्ग थ्रेड. और यहां पे देखो कैपिटल एन, स्मॉल एन. कैपिटल एल क्या है? कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल एन? ड्यूरेबल. एंड स्मॉल एन इज नॉन ड्यूरेबल. चलेगी किसकी? इस कैपिटल एन की. तो जो यहां पे हाइब्रिड बना, ध्यान से देख बच्चे, जो हाइब्रिड बना, इसको आप दोनों पेरेंट्स के साथ कंपेयर कर लो. क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि भाई ये जो प्लांट बना, ये जो हाइब्रिड बना, ये जो ऑफस्प्रिंग बना, ये इन दोनों पेरेंट से बेहतर है? ये हाइब्रिड, ये पेरेंट इन दोनों, ये ऑफस्प्रिंग इन दोनों पेरेंट से बेहतर है. इसी चीज को हम बोलते हैं हाइब्रिड विगर. क्या? सुपीरियोरिटी. सुपीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी ऑफ किसकी? हाइब्रिड की. आप देखो ये हाइब्रिड है ना, ये इसका और इसका मिक्सचर है. हाइब्रिड विगर क्या है? आप सिंपल भाषा में, इट इज द सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड. किनके ऊपर सुपीरियोरिटी? ओवर either of parents, or either of its parents, or either of its parents. इस चीज को बोलते हैं हाइब्रिड विगर. हाइब्रिड का सुपीरियर होना दोनों पेरेंट्स के मुकाबले में, इस चीज को हम बोलते हैं हेटेरोसिस, और यू कैन कॉल इट हाइब्रिड विगर. तो ये है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि एक इंडिविजुअल जो होता है, इसमें गेमीट फॉर्मेशन कैसे होता है, गेमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या क्या होता है, कितने गेमीट्स, कितने टाइप के गेमीट्स बनेंगे वगैरह, वो देखेंगे. तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी विल डिस्कस another important topic, that is gamete formation. Till then, tata, goodbye. Okay, thank you.